आज हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने दो वीक एसिड को मिक्स कर दिया है, दो वीक एसिड। हमने अभी तक ये डिस्कस किया आपसे कि आपने एक से ज़्यादा एसिड और बेस मिला दिए, पर वो हम स्ट्रॉन्ग मिला रहे थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगर हम एक से ज़्यादा वीक एसिड मिला दें या एक से ज़्यादा वीक बेस मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच कितना होगा। तो मैं वीक एसिड के लिए बता देता हूँ। जैसे वीक एसिड के लिए होगा एग्जैक्टली वैसे हम वीक बेस के लिए भी सोल्व कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू वीक एसिड। ठीक है, हमारे पास दो वीक एसिड है, दो वीक एसिड है, इनको हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना हमसे पूछा जा रहा है इसका पीएच कितना होगा। देखते हैं। सपोज हमने ले लिया वीक एसिड 1 HA है मेरा और वीक एसिड 2 मेरे पास HB है। HA वीक एसिड 1 है, HB हमारा वीक एसिड 2 है। हमने कंसिडर कर लिया कि जो फर्स्ट वीक एसिड है ना, इसका कंसंट्रेशन है C1M इसका कंसंट्रेशन है, या ऐसे बोल सकते इसका कंसंट्रेशन है C1, और जो सेकंड वीक एसिड है इसका कंसंट्रेशन है C2। M लिखा मतलब मोलरिटी ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा वीक एसिड है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, या ऐसे बोल सकते हैं इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो K1 है, और जो सेकंड वीक एसिड है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट K2 है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक वीक एसिड मेरे पास HA है और दूसरा वीक एसिड मेरे पास HB है, दोनों का अलग अलग आयनाइजेशन देखते हैं। HA डिसोसिएट आयनाइज होगा तो हमको एक तो H प्लस आयन देगा, एक A माइनस देगा। HB अगर आयनाइज होगा तो हमको H प्लस एंड B माइनस देगा। हमने HA का कंसंट्रेशन कितना लिया C1 और इसका कितना लिया C2, दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो T इक्वल टू 0 पर क्या लिखोगे, C1 0 0, ये C2 0 0 होगा। हमने मान लिया सपोज एसिड वीक एसिड 1 है, इसका X डिसोसिएट हो गया या X पार्ट इसका आयनाइज हो गया। ठीक है, और जो सेकंड एसिड है ना उसका हमने मान लिया कि उसका जो Y पार्ट है वो आयनाइज हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, C1 माइनस X, और इसको क्या लिखा जाएगा, ये C1 माइनस X है, इसको लिखेंगे मैं X और इसको लिखेंगे X। इधर देखें, हमने मान लिया सपोज इसका Y पार्ट डिसोसिएट हो गया तो हम क्या लिखेंगे इसको C2 माइनस Y, इसको क्या लिखा जाएगा Y, और इसको भी लिखा जाएगा Y। अब देखो ये दोनों को आपने मिक्स कर रखा है, तो मिक्स करने का मतलब H प्लस आयन जो है हमको इस फर्स्ट वीक एसिड से भी हमको H प्लस आयन मिलेगा और सेकंड वीक एसिड से भी हमको H प्लस आयन मिलेगा, और H प्लस आयन दोनों दे रहे हैं। इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा ना वो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। इसका वजह से H प्लस आयन कितना है हमारा X है, इसकी वजह से कितना Y है। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन X प्लस Y, दोनों को ऐड करके लिख दें। इसी टाइप से इसमें भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन Y तो इसका ऑलरेडी था, X इसकी वजह से होगा, तो इसमें भी Y प्लस, इसका मतलब X प्लस Y इसके अंदर भी होगा। मतलब इधर भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन X प्लस Y हो गया, इधर भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन X प्लस Y हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख रहे हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका K1 हमने मान लिया ना। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो K1 क्या लिखो, प्रोडक्ट H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। H प्लस की जगह हमने क्या लिखा, H प्लस की जगह लिखा हमने X प्लस Y, A माइनस को हमने क्या लिखा X, तो ये बनेगा X इंटू X प्लस Y अपॉन HA। HA कितना है, C1 माइनस X है, तो जो X है ना आयनाइजेशन वो C1 के कंपेरिजन नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसको इसलिए हमने C1 माइनस S की जगह इसको C1 ही लिख दिया है। इसी टाइप से इधर चले, K2 क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस आयन इंटू B माइनस अपॉन HB। H प्लस की जगह लिखा हमने X प्लस Y, B माइनस को लिखा Y, तो ये बनेगा Y इंटू X प्लस Y अपॉन C2। लिखा ना C2 माइनस Y, तो Y तो नेग्लिजिबल है, C2 के कंपेरिजन में इसको हम C2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या काम कर रहा हूँ समझना। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो C1 है इस C1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा K1 इंटू C1 इक्वल टू X इंटू X प्लस Y। इस C2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो बनेगा K2 इंटू C2 इक्वल टू Y इंटू X प्लस Y। नेक्स्ट स्टेप देखें आप इसमें, X प्लस Y इंटू X इक्वल टू K1 इंटू C1, जैसे मैंने आपसे बोला था वैसे किया। इधर भी X प्लस Y इंटू Y इक्वल टू K2 इंटू C2, इसको बोला फर्स्ट नंबर, इसको बोला सेकंड नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेकंड दोनों को ऐड कर देता हूँ। आप दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा आपके पास में X प्लस Y इंटू X प्लस Y इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 C2। X प्लस Y इंटू X प्लस Y क्या होगा, X प्लस Y का होल स्क्वायर, तो X प्लस Y का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो X प्लस Y क्या होगा, इसका रूट लिया तो X प्लस Y इक्वल टू आ गया अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, ये आ गया। ठीक है, X प्लस Y बेसिकली क्या है, X प्लस Y आपके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ही तो है, तो H प्लस Y की जगह क्या लिखेंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट K1 C1 इंटू K2 C2। अब आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है, तो आप क्या काम करें,
आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, दो वीक एसिड गिवन होंगे, दोनों की कंसेंट्रेशन गिवन होगी और दोनों का आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा होगा, मतलब दोनों के लिए C1 C2 गिवन होगा, दोनों के लिए K1 K2 गिवन होगा। आपसे बोला जाएगा इसका पीएच कितना होगा, तो क्या काम करें, सबसे पहले आप H+N का कंसेंट्रेशन निकालेंगे। H+N का कंसेंट्रेशन क्या लिखोगे, √ K1 C1 + K2 C2, यहाँ से H+ आ जाएगा और H+ आ गया तो फिर आप पीएच भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन दो वीक एसिड की जगह दो वीक बेस का होता तो फिर क्या करते हैं, दो वीक बेस अगर होते हैं ना तो क्या करते हैं कि K1 की जगह क्या लिखते हैं, KB1, तो फॉर्मूला क्या बनता है, KB1 × C1 + KB2 × C2, और यहाँ H+ नहीं आता, फिर यहाँ पर OH का कंसेंट्रेशन आता, तो OH से फिर क्या करते हैं, हम pOH निकालते हैं और pOH से फिर हम pH निकाल सकते हैं। तो मेथड तो वो का वही रहेगा। ठीक है जी, ये हमने आपको दो वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करना सिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं आपसे, नया हमारा टॉपिक है सोल्ट एंड सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपसे सोल्ट और सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा भैया सोल्ट क्या होता है, सोल्ट का मतलब क्या होता है। सोल्ट का एक कंपाउंड होता है जो एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है। आपने एसिड लिया, एसिड में बेस को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। तो लिखा हमने अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेस इज नोन एज सोल्ट। सोल्ट का मतलब क्या है, एक कंपाउंड बनेगा किसके कॉम्बिनेशन से, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द सोल्ट। ये लिखा हमने अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेस इज नोन एज सोल्ट। आप देख भी सकते हैं एसिड है, एसिड के अंदर हमने बेस को मिक्स कर दिया तो सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, और जो सोल्ट फॉर्मेशन है ये ऐसा बोल सकते हैं एसिड बेस, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है और जब भी एसिड बेस मिलाओगे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तुमने लिख भी दिया डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। तो आपसे बोला ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, जब भी एसिड बेस को मिक्स करते हैं हीट हमेशा ही रिलीज होती है, ये होता ही हमेशा एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब आपको ये बता देते हैं सोल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्ट। नंबर 1 फर्स्ट हमने ले लिया नॉर्मल, फर्स्ट हम ले लेते हैं नॉर्मल और जनरल सोल्ट। नॉर्मल एंड जनरल सोल्ट, नॉर्मल एंड जनरल सोल्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट लिखा हमने नॉर्मल एंड जनरल सोल्ट। नॉर्मल और जनरल सोल्ट का मतलब है आप एसिड बेस मिला रहे हो ना, तो एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर, कंप्लीट का मतलब क्या है, जैसे आपने एसिड लिया, अब एसिड अगर 2 प्रोटॉन दे रहा है ना तो 2 के 2 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होने चाहिए। अगर एसिड आपके 3 प्रोटॉन दे रहा है तो 3 के 3 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होने चाहिए, इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो आप एसिड बेस मिला रहे हो तो एसिड बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सोल्ट बनता है दैट इज द नॉर्मल एंड जनरल सोल्ट। लिखा हमने these salts are formed by complete neutralization of acid base। इन सोल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, इन सोल्ट का फॉर्मेशन एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से होगा। these salts are formed by complete neutralization of acid base। ठीक है, एग्जांपल देखें, एग्जांपल लिया हमने NaCl। अब NaCl कैसे बनेगा, NaOH है, NaOH के अंदर आप HCl मिला दीजिए, NaOH आपको एक OH आयन देगा, HCl भी एक H+ देगा, तो एक H+ एक OH आयन को न्यूट्रलाइज करके और दोनों बना लेंगे NaCl। तो NaCl एक नॉर्मल या जनरल सोल्ट होता है। इसी टाइप से NaNO3 ले लिया, NaNO3 कैसे बनेगा, NaOH के अंदर आप HNO3 मिला दो। नेक्स्ट हमने ले लिया KNO3, ये भी समझते हो। Na2SO4, अब Na2SO4 कैसे बनेगा, Na2SO4 कैसे बना है सुनना, एक आपने NaOH लिया और एक आपने H2SO4 लिया, H2SO4 कितने H+ आयन देगा, 2, तो 2 H+ के लिए OH भी कितना चाहिए, 2, तो 2 NaOH लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा Na2SO4, ये Na2SO4 बन गया। K2C2O4, अगर आपको ये देखना हो ना कि ये जो सोल्ट है ये कौन से एसिड कौन से बेस से मिलकर बना हुआ है, तो क्या काम करें, ये जो भी सोल्ट है इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, अपने आप पता लग जाएगा। जैसे K2C2O4 है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आपको देगा KOH and H2C2O4। KOH का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और H2C2O4 का मतलब ऑक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है। नेक्स्ट हमने ले लिया Na2HPO3। ठीक है, अब HPO3 इसका मतलब ये किससे बना हुआ है, ये NaOH और H3PO3 से मिलकर बना हुआ है। ये जो सोल्ट लिखा ना मैंने Na2HPO3, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना NaOH और H3PO3 से मिलके बना हुआ है। आपको पता है H3PO3 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, H3PO3 का होता है 2। इसका H3PO3 कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2 प्रोटॉन दे देगा। तो H3PO3 जैसे 2 प्रोटॉन देगा सोल्ट क्या बनेगा, Na2HPO3 बनेगा ना, Na2HPO3 बनेगा। अब आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो, आप सोचते होंगे सर इसमें तो एक हाइड्रोजन और ये भी दे सकता है, तो आप सोचते होंगे सर ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ ही नहीं। अरे यार कंप्लीट कैसे नहीं हुआ, H3PO3 देता तो 2 ही प्रोटॉन है ना, तो 2 के 2 दे चुका है, इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। हाँ अगर यहाँ H3PO4 होता ना, PO4 होता तो PO4 की वैलेंस, PO4 कितने प्रोटॉन देता है, 3 ना, तो फिर ये ठीक है, मतलब ये तो आपको मैंने बताया था कि H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड होता है, H3PO3 डाइबेसिक एसिड होता है और H3PO2 मोनोबेसिक एसिड होता है। एक और लिए देखो मैंने
NaHPO2 HPO2 अब आपको पता होना चाहिए ये किससे मिलके बना हुआ है, NaOH और H3PO2 से मिलके बना हुआ है। H3PO2 कितने प्रोटॉन देता है, 1 दे के बना चुका है। इसका मतलब ये भी एक नॉर्मल और जनरल सोल्ट होता है। तो नॉर्मल और जनरल का मतलब ये होता है कि एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे जो सोल्ट बनता है दैट इज द नॉर्मल सोल्ट, दैट इज द जनरल सोल्ट, राइट। ये हमने टाइप्स ऑफ सोल्ट के बारे में बता रहे थे, ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप बता दिया। सेकंड टाइप बताता हूँ। सेकंड टाइप लिया मैंने एसिडिक सोल्ट। अब मैं आपको समझाता था एसिडिक सोल्ट क्या होता है। एसिडिक सोल्ट का मतलब क्या होता है, एसिडिक सोल्ट का मतलब ऐसे होता है जैसे मान लो कोई एसिड है और एसिड आपके 2 प्रोटॉन दे सकता है। एसिड कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2, पर उसने एक ही दिया। इसका मतलब एक देख के उसने सोल्ट बना लिया, तो वो जो सोल्ट बना उसके अंदर एक प्रोटॉन और जिसको और दे सकता है, दैट इज द एसिडिक सोल्ट। ये एसिडिक सोल्ट का मतलब ये हुआ these salts are formed by incomplete these salts are formed by incomplete neutralization of polybasic acid with base। मतलब हमारे पास में एक polybasic एसिड है, उस polybasic एसिड को हमने बेस के साथ में न्यूट्रलाइज करवाया और न्यूट्रलाइजेशन में कैसा करवाया, इनकम्प्लीट करवाया, तो उससे हमें जो सोल्ट बनेगा दैट इज द एसिडिक सोल्ट। इसको समझाता हूँ। H2CO3 लिया मैंने। H2CO3 कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2 दे सकता है। मान लो उसने एक ही दिया, एक देके वो सोल्ट क्या बना लेगा, NaCO3 बनाएगा। तो ये जो सोल्ट बना, ये सोल्ट भी अभी एक प्रोटॉन और दे सकता है ना, इसलिए इसको बोलेंगे एसिडिक सोल्ट बन गया। नेक्स्ट K2 हमने ले लिया। H2SO4 कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2। अब आपने KOH के साथ रिएक्शन करवाए और एक हाइड्रोजन उसने दे दिया, तो क्या बना लेगा, KHSO4 बनाएगा। सोल्ट तो बन गया, पर ये ऐसा सोल्ट बना जो अभी एक H+ आयन और दे सकता है ना, इसका मतलब ये एसिडिक सोल्ट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिया हमने Na2HPO4। HPO4 का मतलब ये H3PO4 से बना हुआ है। H3PO4 कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, 3। इसने कितने डोनेट करके बनाया, 2। यानी ये जो सोल्ट बना ये भी एक प्रोटॉन एक H+ आयन और दे सकता है, दैट इज द एसिडिक सोल्ट। मतलब ऐसा सोल्ट जो H+ आयन डोनेट कर सके, दैट इज द एसिडिक सोल्ट। या ऐसे बोल सकते हैं ये सोल्ट बनेंगे कैसे, ये सोल्ट बनेंगे आपका जो पॉलीबेसिक एसिड होगा, पॉलीबेसिक जो एसिड है उसके इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। नेक्स्ट हमने ले लिया NaHPO3। ये किससे बना हुआ है, ये बनेगा H3PO3 से। H3PO3 कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2। पर दिया कितना, दिया तो एक ही ना, इसका मतलब ये सोल्ट एक प्रोटॉन और दे सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे एसिडिक सोल्ट। ये सब हमारे एसिडिक सोल्ट होते हैं। जैसे एसिडिक सोल्ट है ना यार, उसी टाइप से बेसिक सोल्ट होंगे। तो बेसिक सोल्ट का मतलब क्या हुआ, ये किससे बनने चाहिए, बेसिक सोल्ट का मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, पॉली एसिडिक बेस होना चाहिए, और उस पॉली एसिडिक बेस का जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है उससे जो सोल्ट बनेगा दैट इज द बेसिक सोल्ट। देखा हमने, these salts are formed by incomplete neutralization of polyacidic base with acid। ठीक है। जैसे अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे सकता है, 2। मान लो हमने एक OH को एक H+ से हटा दिया तो क्या बचेगा, MgOCl बचेगा। इसका मतलब ये जो सोल्ट बना, ये सोल्ट अभी भी एक OH डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये एक बेसिक सोल्ट बनेगा। नेक्स्ट हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने OH आयन है, 3 है। आपने एक OH को हटा दिया तो ये बन गया। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सोल्ट बना जो भी 2 H+ आयन और डोनेट कर सकता है, 2 OH आयन डोनेट कर सकता है, इसका ये एक बेसिक सोल्ट होगा। इसी टाइप से ये जिंक का भी हमने ले लिया, ये भी एक बेसिक सोल्ट है। तो बेसिक सोल्ट भी बता दिया, एसिडिक सोल्ट भी बता दिया। 4th नंबर पे पता है मिक्स्ड सोल्ट। अब 4th ले रहा हूं मैं मिक्स सोल्ट। मिक्स सोल्ट का क्या मतलब है, एक ऐसा सोल्ट जिसको आप जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आपको एक से ज्यादा कटाइन देगा या एक से ज्यादा अनाइन देगा, एक से ज्यादा टाइप के कटाइन देगा या एक से ज्यादा टाइप के अनाइन देगा, दैट इज द मिक्स सोल्ट। लिखा हमने द सोल्ट which contain more than 1 cation or 1 anion is known as mixed salt। mixed salt का मतलब एक ऐसा सोल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा कटाइन प्रेजेंट हो या फिर एक से ज्यादा अनाइन प्रेजेंट हो, दैट इज द mixed salt। the salt which contain more than 1 cation or anion known as mixed salt। एग्जांपल लेके समझाता हूं। हमने H2SO4 लिया। देखो अब H2SO4 जो है वो कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है, H2SO4 हमारे 2 H+ डोनेट कर सकता है। चलिए हमने NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। NaOH एक OH ने एक H+ को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, NaHSO4+ वाटर बनेगा। ये सोल्ट तो बन गया। अभी जो सोल्ट बना ये ऐसा सोल्ट बना जो एक H+ दे सकता है, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे एक एसिडिक सोल्ट बन गया। चलो जी, अब ये NaHSO4 बनाना, ये आपका NaHSO4 बना। मैं 3rd स्टेप पे आ रहा हूं। पहले
NHSO4 बना, एक H प्लस N डोनेट कर सकता है। अब आप एक काम करो, इसके लिए आप एक और NOH लेके आ जाओ, तो NOH क्या करेगा, इसका जो एक H प्लस है ये OH इसका एक H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बनेगा Na2SO4। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो Na2SO4 बना, Na2SO4 कैसे बना, एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन थे, तो हम बोलेंगे एक नॉर्मल सोल्ट हो गया, जनरल सोल्ट हो गया। हाँ, अब हमारे पास NHSO4 था, एक H प्लस और डोनेट कर सकता है। इस H प्लस को हटाने के लिए हम बेस लेके आए, पर बेस हम दूसरा लेके आए, अभी तो हमने NOH लिया ना, अब हम NOH की जगह KOH काम में ले लेते हैं, KOH भी OH देगा, तो OH इसको हटा देगा, तो सोल्ट क्या बनेगा, NaKSO4 प्लस वाटर, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड सोल्ट। मिक्स सोल्ट का मतलब समझ में आया क्या हुआ, मिक्स सोल्ट का मतलब ये हुआ आपको 2 H प्लस हटाने थे, तो 2 H प्लस हटाने के लिए आप 2 OH लेके आओगे, तो दोनों OH जो है ना डिफरेंट बेस से लेके आना है। अगर उसी बेस से ले लिया तो नॉर्मल दे देगा, अगर अलग अलग बेस से आप ले रहे हो इसका मतलब वो एक मिक्स सोल्ट बना देगा। तो इसको अगर आयनाइज करेंगे तो ये देगा ना हमको Na प्लस K प्लस NSO4 माइनस 2। तो देखो आपको दो टाइप के कटायन दे रहा नहीं दे रहा, Na प्लस और K प्लस, इसको बोला जाता है मिक्स्ड सोल्ट। तो मिक्स सोल्ट का सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है, एक आपको क्या करना है, आपको एक से ज्यादा H प्लस को हटाना है ना, तो उसके लिए आपको जैसे मान लो आपको 3 H प्लस को हटाना है या 2 H प्लस को हटाना है, ऐसे समझिए आपको 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज करना है, तो 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 2 OH आयन नहीं चाहिए, पर दोनों OH आयन अलग अलग बेस से होने चाहिए। ऐसे बोल दो 2 OH आयन है, 2 OH आयन को हटाने के लिए आपको H प्लस चाहिए, और दोनों H प्लस अगर अलग अलग एसिड से मिल रहे हैं तो मिक्स सोल्ट बनेगा, अगर दोनों H प्लस एक ही एसिड से मिल रहे हैं तो नॉर्मल सोल्ट बन जाएगा। समझे? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH आयन दे सकता है, तो 2 OH आयन देगा। अब 2 H के लिए 2 H प्लस चाहिए, अगर दोनों H प्लस एक एसिड ही दे दे तो क्या कहेंगे, तो फिर तो बोल देंगे ना एक नॉर्मल सोल्ट बनेगा। देखो हमने HCl काम में लिया, HCl एक H प्लस आयन देगा, तो एक H प्लस के एक OH को हटा देगा, तो क्या बचेगा, कैल्शियम CaOH और Cl प्लस H2O। इसका मतलब ये तो हमारे पास एक बेसिक सोल्ट बन गया। अब इसमें एक OH और है ना, अब इस OH को हटाना है, इस OH को हटाने के लिए अगर आपने वापस HCl ही काम में ले लिया तो नॉर्मल बनेगा, और HCl की जगह कोई दूसरा सोल्ट ले, कोई दूसरा एसिड लेंगे तो आपको वो मिक्स्ड सोल्ट दे देगा। तो हमने इसकी जगह HCl की जगह HOCl ले लिया है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ठीक है, जैसे HOCl लेंगे हमको मिलेगा क्या, CO Ca कैल्शियम OCl Cl प्लस H2O, इसको बोल दिया जाता है मिक्स सोल्ट। ये लिखा है, इसको लिखते हैं CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स्ड सोल्ट का एग्जांपल होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी। हाँ, अगर HOCl की जगह हम HCl काम में लेते हैं तो HCl लेते तो क्या बनता है CaCl2, और जो CaCl2 बनता है इसको बोल देते हैं CaCl2 एक नॉर्मल सोल्ट होता है, ये एक नॉर्मल सोल्ट, ये इसको बोलेंगे हम फिर जनरल सोल्ट। ये हमने आपको मिक्स सोल्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट लेते हैं हम फिफ्थ, डबल सोल्ट। डबल सोल्ट के बारे में समझाता हूँ मैं। डबल सोल्ट, डबल सोल्ट का मतलब क्या होता है, डबल सोल्ट का मतलब आपके दो सिंपल सोल्ट है या दो नॉर्मल सोल्ट है, उन दो नॉर्मल सोल्ट के जो एडिशन से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द डबल सोल्ट। और डबल सोल्ट का जो एग्जिस्टेंस होता है ना, दैट केवल इन सॉलिड स्टेट। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे, एक्वस में मिला दिया ना, तो ये नॉर्मल सोल्ट की तरह ही एक्ट करने लग जाता है। लिखा हमने, द एडिशन कंपाउंड formed by combination of two simple salt is double salt। मतलब ये कहना चाह रहा है आपके पास में नॉर्मल सोल्ट है, दो नॉर्मल सोल्ट है, उन दो नॉर्मल सोल्ट के एडिशन से जो कंपाउंड बनेगा, एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, दैट इज द डबल सोल्ट। द एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सोल्ट इज डबल सोल्ट। ठीक है। सच सोल्ट स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। मैंने आपको अभी बोला ये जो सोल्ट होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो केवल सॉलिड स्टेट में होती है, ये होते ही सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल है। राइट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल बता देता हूँ। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको बोला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये बेसिकली फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के, ये भी एक नॉर्मल सोल्ट है, ये भी नॉर्मल सोल्ट है, दोनों के एडिशन से कंपाउंड बना तो फेरस अमोनियम सल्फेट एक डबल सोल्ट का एग्जांपल बन जाता है। एक और ले लिया मैंने, पोटेशियम फिटग्री जिसे बोलते हैं, पोटेशियम K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 एक नॉर्मल सोल्ट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी नॉर्मल सोल्ट है, इन दोनों के एडिशन से कंपाउंड बना, ये एडिशन कंपाउंड है और इसको बोल दिया जाता है डबल सोल्ट। ये हमारे पास है डबल सोल्ट का एग्जांपल है। डबल सोल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये नॉर्मल सोल्ट की तरह ही बिहेव करता है, यानी जो डबल सोल्ट का एग्जिस्टेंस है ये केवल सॉलिड स्टेट में होता है, एक्वस के अंदर तो डबल की कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। एक और टाइप का सोल्ट है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। 6 हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सोल्ट ये बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं ना, ये भी नॉर्मल सोल्ट से बनेंगे, पर इस कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर
एक आयन कॉम्प्लेक्स आयन होता है, चाहे कटायन हो सकता है, ये वो अनायन हो सकता है। तो लिखा हमने These are formed by combination of simple salt, ये भी simple salt के combination से बनेंगे। These are formed by combination of simple salt and contain complex ion, मतलब ये भी ये जो सोल्ट है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, ये भी कैसे बनेंगे, नॉर्मल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, पर इसके अंदर एक आयन कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, हमने एक तो FeSO4 लिया और एक हमने KCl ले लिया, ये भी नॉर्मल सोल्ट हो गया, ये भी नॉर्मल सोल्ट हुआ, दोनों का एडिशन हुआ, ये कंपाउंड बना K4FeCN6, इसको बोल दिया जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस K2SO4। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना अगर इसको ब्रेक करें तो हमको देता है 4K प्लस FeCN6 - 4। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो अनाइन है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर अनाइन कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब ये जो बना ना पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में समझा दिया है। ठीक है, ठीक है, हमने हेडिंग तो लिखा था ना, सोल्ट एंड सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। सोल्ट तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको समझाऊंगा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। पर सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के पहले मेरे को कॉन्जुगेट थ्योरी की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस का क्या मतलब होता है। हमने हेडिंग लिखा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्या मतलब है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब जैसे एसिड है ना, एसिड है, एसिड ने प्रोटॉन रिलीज किया, एसिड है, एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन रिलीज किया, बेस है, उसने OH आयन रिलीज किया। तो ये बोलता है कि जो कॉन्जुगेट होता है ना, कॉन्जुगेट का मतलब जैसे मान लो एसिड है, एसिड का कॉन्जुगेट बनाएंगे, बेस है, बेस का कॉन्जुगेट बनाएंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब वो जो दो स्पीशीज है उनके अंदर केवल अगर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है उसको बोल देंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझना, conjugate acid base pair mean difference between two species of only one H+ ion और one OH ion। मतलब दो स्पीशीज आपको दे रखी है, अगर दो स्पीशीज के बीच में केवल एक H+ ion का डिफरेंस है या एक OH ion का डिफरेंस है, उसको बोल दिया जाता है ये conjugate acid base pair है। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, एक तो हमने ले लिया एसिटिक एसिड और एक ले लिया मैंने एसिटेटाइन, तो दोनों में किसका डिफरेंस है? एक H+ का डिफरेंस है, तो हम बोल देंगे ये दोनों conjugate acid base pair होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, एसिटिक एसिड लिया है, अब फर्स्ट एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। अब ये H+ आयन रिलीज करेगा तो क्या देगा? एक तो एसिटेटाइन देगा और साथ में हमको H+ आयन देगा, ये लीजिए H+ आयन देगा। तो ठीक हो, एसिटिक एसिड है ना, इस एसिटिक एसिड में से जैसे आपने एक H+ आयन हटाया, एक H+ आयन हटाते आपको क्या मिलेगा? एसिटेटाइन मिलेगा। तुम क्या बोलेंगे? ये एसिड है ना, तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा, एसिड का ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट होगा। अब जो एसिटेटाइन है ना, उस एसिटेटाइन की टेंडेंसी क्या होगी? वो H+ आयन लेके इसको बनाएगा। इसका मतलब एसिटेटाइन की टेंडेंसी क्या है? H+ आयन लेने की है, और जो H+ आयन लेने की टेंडेंसी रखेगा वो तो बेस कहलाएगा ना। इसका मतलब एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। देखिए, अब ये वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड है ना, इसका आयनाइजेशन क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। इसका आयनाइजेशन क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टेंडेंसी इधर रहने की रहेगी। ऐसे बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे एसिटेटाइन होगा ना, तो एसिटेटाइन जैसे बनेगा, एसिटेटाइन की टेंडेंसी होगी ये फटाफट से H+ आयन लेके और तुरंत से एसिटिक एसिड बना ले। इसका मतलब इसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होगी, इसकी देने की टेंडेंसी कम होगी। मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? वीक एसिड की तरह। और ये किसकी तरह काम करेगा? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी H+ आयन लेने की टेंडेंसी तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब ऐसे समझना, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, तो इसका मतलब एसिटेटाइन क्या है तो कॉन्जुगेट, पर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस लिखा ना मैंने। एसिटेटाइन क्या है? दिस इज द कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखो, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल मैंने ये ले लिया है, ये थर्ड ले लेता हूं और ये मैं फोर्थ एग्जांपल ले लेता हूं। सेकंड एग्जांपल NH4OH ले लिया। अब NH4OH क्या भैया? वीक बेस है ना, तो ये तो समझ में आ गया। इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? इसमें से एक OH आयन हटा दो, उसके बाद जो बचेगा उसको कॉन्जुगेट कहोगे ना। तो देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? NH4+ होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे NH4+ क्या बना? तो NH4+ बन गया कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों? क्योंकि NH4OH वीक बेस है और वीक बेस का कॉन्जुगेट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम बोलेंगे अमोनियम आयन इस NH4OH का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड है। चले जी,
HCl लिया हमने, HCl का हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका एक H प्लस आयन देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, इसका मतलब Cl माइनस क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस होगा ना। तो हमने क्या लिखा, Cl माइनस है कॉन्जुगेट वीक बेस। हमने एक और ले लिया NOH। NOH क्या है, NH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक H प्लस OH आयन देते क्या बनेगा, Na प्लस, Na प्लस को हम क्या बोलेंगे, Na प्लस होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कॉन्जुगेट वीक एसिड। इसका मतलब ध्यान रखना ये जो Cl माइनस आयन होते हैं और जो Na प्लस आयन होते हैं ना, ये कॉन्जुगेट वीक बेस और वीक एसिड होते हैं। Na प्लस आयन और Na प्लस आयन और जो Cl माइनस आयन होते हैं ना, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये कॉन्जुगेट वीक बेस और वीक एसिड की तरह काम करते हैं, और ये वीक एसिड वीक बेस की तरह एक्ट करेंगे Cl माइनस एंड Na प्लस। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग फिट कर लो, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इसके अंदर मैं रिलेशन बताता हूँ। जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड एसिड होता है, ये आपको एस्टेटाइन देगा, H प्लस आयन देगा, ये एसिड है, और जो एस्टेटाइन है ये किसकी तरह काम करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। चलो, ये तो एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा तो होगा क्या, जैसे हम इस एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे, भाई एक तो आपके पास एसिड हो गया CH3COOH, और इसका कॉन्जुगेट कौन हुआ, एस्टेटाइन हुआ, तो हमने इसको भी वाटर में मिलाया, हमने इसको भी वाटर में मिलाया। जैसे इसको एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो ये प्रोटॉन H प्लस आयन देगा, और एस्टेटाइन को वाटर में मिलाएंगे तो ये H प्लस आयन ले लेगा। तो पहले तो मैं एसिटिक एसिड को वाटर में मिला रहा हूँ, या एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, वाटर से। तो हमको मिलेगा क्या, CH3COOH प्लस H3O प्लस मिलेगा। हम इसका K लिखें, K क्यों, क्योंकि ये इस केस में स्टेप में क्या कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है ना, मतलब इसमें तो एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे, K। इसका K क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एस्टेटाइन इनटू H3O प्लस अपॉन CH3COOH। ये जो वाटर है, वाटर का एक्टिव मास, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले लिया जाता है, तो हमने इसका एक्टिव मास 1 ले लिया, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या करूंगा, ये तो मैंने एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाया, वाटर से, यानी एसिड की तरह काम कर रहा है। अब कॉन्जुगेट कौन है, एस्टेटाइन, अब मैं एस्टेटाइन की रिएक्शन भी किससे कराऊंगा, वाटर से। देखो इधर एस्टेटाइन की रिएक्शन किससे करवाए, वाटर से। अब एस्टेटाइन तो किसकी तरह काम कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस की तरह काम कर रहा है ना, तो बेस का मतलब H प्लस आयन लेगा, H प्लस आयन लेके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड प्लस OH आयन दे देगा। अब इसके अंदर एस्टेटाइन किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, Kb, क्योंकि यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है। तो Kb क्या लिखोगे, वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CH3COOH इनटू OH माइनस अपॉन एस्टेटाइन, वाटर नहीं लिया, एक्टिव मास 1 हो गया, इसको बोला सेकंड नंबर। फर्स्ट आपके पास आ गया, सेकंड आपके पास आ गया, आप फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, K इंटू Kb। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, केवल आपके पास बचेगा H3O प्लस इंटू OH माइनस, और H प्लस इंटू OH माइनस को बोलते हैं KW। इससे मेरे को पता लग गया, हमारे पास रिलेशन आ गया, K इंटू Kb इक्वल टू होता है KW। हमने क्या रिलेशन बना लिया, रिलेशन बना K इंटू Kb इक्वल टू KW होता है। ठीक है, अगर इसका लॉग लेके सोल्व करें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PK प्लस PKB इक्वल टू PKW हो जाता है। और अगर आपको याद होगा 25 डिग्री पर PKW का वैल्यू क्या होता है, 14, तो मैं ऐसे बोल सकता है ना, PK प्लस PKB इक्वल टू होता है 14। अब रिलेशन याद कर लेना। और ये रिलेशन कब लगाना है, जब ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो, अगर कॉन्जुगेट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। These are applicable only for conjugate acid base pair। conjugate acid base pair होगा ना तो ही ये लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होता है। ये हमने आपको कॉन्जुगेट थ्योरी के बारे में सिखा दिया है। हमने हेडिंग लिखा था सोल्ट एंड सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, तो सोल्ट के बारे में बता दिया। कॉन्जुगेट की मेरे को जरूरत पड़ रही थी इसलिए मैंने पहले कॉन्जुगेट बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है सोल्ट की रिएक्शन वाटर से करवानी है। सो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ सोल्ट विद वाटर। रिएक्शन ऑफ सोल्ट विद वाटर इज नोन एज सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब सोल्ट की रिएक्शन वाटर से करवानी है। सोल्ट की रिएक्शन आपको वाटर से करवानी है, तो आप इसको समझिए
ये सोल्ट है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? वाटर से। सोल्ट की रिएक्शन अगर वाटर से करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको मिल जाएगा एसिड बेस मिलेगा। अरे यार ऐसे नहीं लग रहा जैसे एसिड बेस की रिएक्शन करवाए तो सोल्ट और वाटर बनेगा, इसका मतलब यार ये तो न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो अपने से बोल सकते हैं ना सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बेसिकली क्या है? सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम ये भी लिख सकते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन का एक तरह से रिवर्स ही हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर पॉइंट? चलिए आपको पता है हमने समझाया था ना एसिड बेस है, एसिड बेस को मिलाओगे तो सोल्ट बनेगा, एसिड बेस को आपने मिलाया तो सोल्ट बनेगा, और सोल्ट बनेगा हीट भी रिलीज होती है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन एक्सो है तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्म। बोल सकते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस एंडोथर्मिक होता है। हम ये भी लिख सकते हैं ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके लिए बोला जाएगा ये प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इसका जो डेल्टा एच है वो प्लस लिखा जाता है। ठीक है जी, आगे समझ में आता? चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है। अब हम समझाते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के टाइप बताते हैं। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नंबर 1 हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के। सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। आप इसको समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड और वीक बेस ये होते हैं ना। सोल्ट ऐसे तो बनेंगे ना, एक तो केस क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट बना दिया, नंबर 1। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट बना दिया, 2। नंबर 3 आप स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट बना दो, और नंबर 4 वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट बना दो। ये 4 केस बनते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 करके हम बात करें। सबसे पहले हम ले लेते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप। मतलब हम जो सबसे पहले ले रहे हैं ना, सबसे पहले हम कौन सा सोल्ट ले रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, उस टाइप के सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात करें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बनते हैं वो किस टाइप के सोल्ट बनेंगे। इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे लिखा मैंने NaCl, NH और HCl से मिलकर बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। नेक्स्ट में ले लेता हूं KNO3 KOH और HNO3 से मिलकर बना हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं Na2SO4 जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है NaOH NH2SO4। NaOH और H2SO4 क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना ये सब इसी टाइप के सोल्ट हैं। और लिख देते हैं हमने लिखा जैसे KCl हो गया, KBr हो गया। एक हम ले लेते हैं बेरियम सल्फेट ले लिया हमने, बेरियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, बेरियम सल्फेट, इन सब की बात करें ये सब क्या है? ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट है। ठीक है, हमें तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस देखना है। तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हो आप? सोल्ट की रिएक्शन वाटर से कराओगे। चलो हमने एक सोल्ट ले लिया NaCl, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम वाटर से। इसकी रिएक्शन वाटर से करवाए तो हमको मिलेगा तो NaOH और उसके साथ मिल गया हमको HCl। NaCl सोल्ट है, याद होगा सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको क्या लिखा जाएगा Na+Cl- प्लस H2O, और इससे हमको मिलेगा ये लीजिए Na+OH- प्लस H+ एंड Cl- ये मिल गया। इसको देख के क्या पता लग रहा है? Na+ की रिएक्शन वाटर से करें, Cl- की रिएक्शन वाटर से करें। आपको पता है Na+ कहां से आएगा? तो NaOH से आएगा। Cl- कहां से आएगा? HCl से आएगा। NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इनके कॉन्जुगेट क्या होंगे? वीक होंगे। इसका मतलब Na+ और Cl- तो क्या है? ये तो कॉन्जुगेट वीक है। अरे Na+ किससे आया? Na+ NaOH से आया ना। NaOH क्या आपका? NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस था ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? ये तो वीक हुआ। इसका Na+ तो क्या कॉन्जुगेट वीक एसिड है, Cl- कॉन्जुगेट वीक बेस है। अब ये तो है वीक, तो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए बोल दिया जाता है ये Na+ और Cl-
इस सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट होंगे पर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ऐसे आयन जो सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट हो पर किसी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करे उनको बोल दिया जाता है स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर का मतलब दर्शक, जिसका मतलब केवल देखने का काम है, मतलब उसके अंदर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें Na+ और Cl- आयन किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक स्पेक्टेटर आयन की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं Na+ Cl- जैसा रिएक्टेंट में वैसा का वैसा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकी रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो कुल मिला के देखें तो ये रिएक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H2 हमने क्या बना दिया H+। इस रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि Na+ और Cl- रिएक्ट तो कर ही नहीं रहे ना, जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे इसका मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारे पास ये आई नहीं आई। तो आप देख पा रहे क्या इसके अंदर वाटर से सोल्ट रिएक्ट कर रहा है क्या, तो वाटर से तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। जब वाटर से कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, क्योंकि सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है, सोल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ होनी चाहिए। इसलिए बोल दिया जाता है ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का जो सोल्ट होता है ना, इस सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दिया हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्ट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप ये ध्यान रख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। चलिए अब हम देखें ये जो था ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है इसका एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ salt of strong acid and strong base is neutral in nature। तो बोल दिया जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है ये न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर का मतलब इसका पीएच होता है 7, इसका पीएच 7 होता है। पीएच 7 हो या ऐसे बोल सकते हैं इसका पीएच भी 7, पीएच और पीएच दोनों 7 होते हैं। ये हमारा फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस बता रहे थे, तो फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, सेकंड बताने जा रहा हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप सोल्ट। नेक्स्ट हम हाइड्रोलाइसिस ले रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस हमने किसका ले लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप के जो सोल्ट है उनके हाइड्रोलाइसिस की बात करें। सबसे पहले तो हम इनके एग्जांपल देते हैं। इनके एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल देखो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे बेस्ट एग्जांपल NH4OH ये हमने लिख दिया है। NH4Cl, NH4Cl कैसे बनेगा, NH4Cl बनेगा NH4OH और HCl से मिलके। NH4OH क्या वीक बेस है और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये इसी टाइप का एक एग्जांपल है। इसकी और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट। देखो कैल्शियम सल्फेट किससे बनेगा, H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने वीक बेस मान लिया है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमने ले लिया ZnCl2, ZnCl2 जिंक हाइड्रोक्साइड और किससे बनेगा HCl से। जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और हम ले लेते हैं FeCl2 ले लिया हमने, FeCl2 Fe फेरस हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलकर बनेगा, ये भी इसी कैटेगरी है, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और हम ले लेते हैं AgCl, AgCl ले लिया हमने AgNO3 ले लिया। AgCl किससे मिलेगा, AgOH और HCl से, इससे हमने ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो सोल्ट है ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। एक और ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट, ये लीजिए NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। ये किससे मिलके बनेगा, ये मिलके बनेगा NH4OH और H2SO4 से, ठीक है। एक और ले लेता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया मैंने, कैल्शियम नाइट्रेट। आप कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में बात करें, ये किससे मिलके बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वीक बेस और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सोल्ट हमारे सब इसी टाइप के सोल्ट होते हैं, ठीक है। ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये
ये हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अभी तो हमने एग्जाम्पल की बात करें, अब इनकी रिएक्शन वगैरह देखते हैं किस टाइप की होती है उनको। ठीक है, हम सेकेंड हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया NH4Cl और NH4Cl एग्जाम्पल लेके हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। चले जी, NH4Cl लिया। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? सोल्ट की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, तो NH4Cl है, इसकी रिएक्शन में वाटर से करवा देता हूँ। NH4Cl अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमको एक तो देता है NH4OH प्लस हमको ये HCl दे देगा। NH4Cl की बात करें, NH4Cl सोल्ट है, 100% आयनाइज होगा, इसको मैं से लिख देता हूँ NH4 प्लस Cl माइनस वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप इस स्टेप में क्या काम करें, जो स्ट्रॉन्ग है उसको आयनाइज कर दें और जो वीक है उसको अनआयनाइज रहने दें। NH4OH आपका वीक है ना, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। HCl स्ट्रॉन्ग है, H प्लस एंड Cl माइनस करके लिख दीजिए। आप देख सकते हैं Cl माइनस और Cl माइनस, इसका मतलब Cl माइनस तो वैसे बताया था कॉन्जुगेट वीक होता है तो ये रिएक्ट करेगा नहीं, इसका मतलब Cl माइनस इसमें एक्सपेक्टेड आयन है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना NH4 प्लस प्लस H2O, इससे हमको मिल जाता है NH4OH प्लस H प्लस, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे फर्स्ट वाले केस में क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस में जो कॉम्बिनेशन लिया था उसके अंदर वाटर से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, इसके अंदर सोल्ट का जो कटाइन है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और हाइड्रोलाइसिस में भी क्या बोलेंगे, रिएक्ट कौन कर रहा है, कटाइन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के जो हाइड्रोलाइसिस है इसको बोल दिया जाता है कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। इसके लिए बोल सकते हैं salt of cation reacts with water, therefore known as cationic hydrolysis। मतलब सीधा सा फंडा है, अगर सोल्ट का कटाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा, और सोल्ट का अनाइन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अनायनिक हाइड्रोलाइसिस बनेगा, और अगर कटाइन अनाइन दोनों ही रिएक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम कटाइनिक अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए अब देखो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या H प्लस आयन प्रेजेंट है क्या? फाइनल सॉल्यूशन में देखो, फाइनल सॉल्यूशन के H प्लस आयन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे फाइनल सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का होगा। अगर फाइनल सॉल्यूशन के अंदर OH आयन प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे फाइनल सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन H plus ion are present in resultant solution are present, so solution is acidic in nature। तो ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होगा, या हम ऐसे बोल देंगे इसका pH लेस देन 7 आएगा। या इसको अपन ऐसे भी समझ सकते थे, सोल्ट किससे मिलके बना हुआ है, सुनो ना, सोल्ट किससे मिलके बना हुआ है, तो सोल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। सुनो इधर, ऐसा समझना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन pH नियरली इक्वल टू 7 आ जाएगा। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, इसका मतलब उसकी नेचर एसिडिक होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस से मिलकर बना हुआ है मतलब उसकी pH बेसिक होगी, और बेसिक pH होगी तो pH ग्रेटर देन 7 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ है तो हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होगा, उसका pH जो है ना वो नियरली इक्वल टू 7 होता है। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर जो बात कर रहे हैं वो आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। इसके अंदर अब ABC करके समझा देता हूं। ए पॉइंट में ले रहा हूं, इसके अंदर रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। वैसे KB तो मैं आपको बता चुका हूं, KW भी आपको बता चुका हूं, बस एक नई टर्म और आ रही है यहाँ पर KH। तो KH क्या होता है, तो KH को बोल दिया जाता है, KH को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। यहाँ पर KH लिखा जाता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। हम हमारे पास यही तो आता ना, ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे, वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, हमको मिला क्या, हमको मिलता था NH4OH प्लस H2 मिला।
हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको बोल देते हैं केज, और केज को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में लिखा हमने NH4OH इनटू H+N। NH4OH इनटू H+N अपॉन अमोनियम आयन, ये लिखेंगे। इसको बोला हमने फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर वीक बेस NH4OH था ना, तो उस वीक बेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। NH4OH जो वीक बेस था ना, अब ये NH4OH है, देखो इधर ये NH4OH है, इसका आयनाइजेशन होगा तो हमको क्या देगा, एक हमको देता है अमोनियम आयन, उसके साथ में क्या देगा, OH आयन। अगर हम इसके लिए इसका Kb लिखें तो Kb इक्वल टू आ जाता है अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन अपॉन NH4OH, ये लिख दिया जाएगा। इसको बोला हमने सेकंड नंबर आ गया, ठीक है। एक हम वाटर की बात करें, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये लीजिए वाटर है, इसका आयनाइजेशन होता है, इसका आयनाइजेशन आपको क्या मिलेगा, H+ आयन और OH आयन मिलेगा। तो यहाँ से आप लिखा करते थे KW इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में H+ आयन इंटू OH आयन का कंसेंट्रेशन। इसको बोल दिया मैंने थर्ड नंबर, मेरे पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। देखो ये तो फर्स्ट नंबर रहा, ये तो आपका फर्स्ट नंबर रहा, ये आपका सेकंड नंबर रहा, और आपके पास थर्ड नंबर भी आ गया है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे बोला इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, थर्ड को किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना है। देखिए इधर मैंने आपसे बोला इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। थर्ड में क्या दे रखा है, KW, और सेकंड में क्या दे रखा है, Kb दे रखा है। KW तो हमने क्या लिखा, ये बन गया H+ इंटू OH माइनस आ गया। ये तो हमारा थर्ड है ना, इसको किससे डिवाइड करें, सेकंड से। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ देखो उधर, ये सेकंड रहा, सेकंड से डिवाइड किया तो सेकंड में लिखा हुआ है अमोनियम आयन OH आयन NH4OH, तो इसको लिखा हमने अमोनियम आयन OH आयन, और यहाँ पर ये आ गया NH4OH, ये आ रहा है तो ठीक है। इसको देखें, OH आयन से हमारा OH आयन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये बच गया हमारे पास में NH4OH इनटू H+N का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4+, ये लीजिए यहाँ तक आ गया, जैसे डिवाइड किया, ठीक है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, देखना था फर्स्ट नंबर क्या है, NH4OH इनटू H+ अपॉन NH4+, और ये डिवाइड करने के बाद भी तो ये आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, फर्स्ट का मतलब ये आ गया हमारे पास में केज। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं ना, रिलेशन क्या बन गया हमारे पास में, रिलेशन आ जाएगा KH इक्वल टू KW अपॉन KB। अब आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। KH इक्वल टू होता है, KH इक्वल टू क्या लिखा हमने, KH इक्वल टू आता है KW अपॉन KB, ठीक है। हमने A पॉइंट बता दिया, B पॉइंट बताता हूं उसके लिए। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H, जैसे एसिड बेस का आयनाइजेशन होता है तो आप बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पर सोल्ट है, सोल्ट का आयनाइजेशन नहीं हो रहा, सोल्ट का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसलिए बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही तरीका आपका, ये तो रिएक्शन है ना, अमोनियम आयन की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, ये वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक तो आपको मिलता है NH4OH, उसके साथ में आपको H+N मिला, ठीक है ना। आपने क्या बोला, जब T इक्वल टू 0 है, इनिशियल में कंसेंट्रेशन आपने कितना ले लिया, C 0 और 0, वाटर का तो कांस्टेंट लेना है, एट इक्विलिब्रियम पे लिखा जाएगा C माइनस CH, इसको क्या लिखा हम CH, और इसको भी क्या लिख दे हम CH, ये लिख सकते हैं। हमको KH लिखना है, देखो अब हम इसके लिए KH लिखे, KH क्या लिखते हो आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में लिखा जाता है NH4OH इनटू H+N का कंसेंट्रेशन अपॉन अमोनियम आयन, ये लिखा आपने। NH4OH का कंसेंट्रेशन आपके पास में CH है, H+ का भी CH आ गया, और इसकी जगह लिखा हमने C माइनस CH, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है CH² अपॉन 1 माइनस H, हम यहाँ तक पहुंच गए। इधर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है, ये 1 के कंपैरिजन में लेस होता है, तो हम 1 माइनस H को अप्रोक्स क्या लिखेंगे 1। अगर आप ऐसा करते हैं तो KH इक्वल टू बनेगा आपके पास में
CH स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं H इक्वल टू आता है KH/C अंडर रूट, एक तो फॉर्मूला ये बन गया। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू क्या लिखा हमने, KH/C। आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो KH होता है, KH अभी बताया था मैंने, KH इक्वल टू होता है ना KW/KB, तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें तो हमारे को जो H है, H इक्वल टू आ जाता है KW/KB इंटू C। ये लीजिए, इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H का फॉर्मूला आ जाता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू है अंडर रूट KW/KB इंटू C। ठीक है, ये हमने आपको B पॉइंट समझा दिया। C पॉइंट लेते हैं, pH ऑफ सॉल्यूशन, pH कैसे निकालते हैं, pH ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, इसका सॉल्यूशन में क्या था, फ्री H प्लस आयन प्रेजेंट था। अगर फ्री H प्लस आयन है तो उससे हम pH निकाल लेते हैं, और H प्लस आयन कितना था, CH। ये लीजिए, C H की जगह मैंने क्या लिखा, H की जगह ये लिख देता ना, अभी भी आया ना आपके पास में, H इक्वल टू KH/C, या आप लिख दो ना KW/KB इंटू C। ये लीजिए, इसी को सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है KW इंटू C/KB, इसका पावर 1/2। ये लीजिए, यहाँ तक आ गया। हमको pH निकालना है तो पहले तो इसका लॉग ले लेते हैं, इसका लॉग ले लीजिए, log H प्लस आयन इक्वल टू 1/2 log KW प्लस log C माइनस log KB। ठीक है, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है माइनस log H प्लस आयन PKW, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 ऐसे रहने दे, माइनस log KW माइनस माइनस प्लस, या ऐसे लिखते हैं ना इसको, माइनस ऑफ माइनस 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 प्लस लिख देता हूँ, प्लस log KB माइनस ऑफ log C। यहाँ तक पहुंच गया अपन। ठीक है, माइनस log H प्लस की जगह हमने क्या लिखा, इसको लिख देता हम pH, माइनस log KW क्या बनेगा, ये बन जाएगा PKW अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़े, प्लस log KB है ना, तो ये बन जाता है माइनस PKB अपॉन 2 माइनस 1/2 log C। हम यहाँ तक पहुंच गए। PKW 14 होता है, 14/2 क्या, तो ये बनेगा 7, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, pH इक्वल टू 7 माइनस PKB/2 माइनस 1/2 log C। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक बेस है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक बेस है उसका जो सोल्ट है उसका pH का फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, ठीक। टाइप्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बता रहे थे, थर्ड बता देता हूं। Salt hydrolysis of salt of weak acid plus strong base। अब आपको मेथड समझ में आ गया, हर में बस ये चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो एग्जांपल बता देते हैं, इसके एग्जांपल क्या होंगे। तो एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3COONA। CH3COONA किससे मिलके बनेगा, एसिटिक एसिड और NaOH। एसिटिक एसिड वीक एसिड, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी का एक एग्जांपल बन गया। और ले लेते हैं HCOOK, ये भी इसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमने ले लिया KCN, ये भी इसी का एक एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक हम ले लेते हैं Na2CO3, ये भी इसी के अंदर आता है। Na2CO3 भी तो इसी से मिलके बना हुआ है। NaCN ले लीजिए, K2CO3 ले लीजिए, NaCN ले लो, KCN NaCN बातें की हैं, एटसेट्रा। ये सब इसी टाइप के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ जाते हैं। हमने एसिटिक सोडियम एसिटेट ले लिया, CH3COONA। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमको मिलेगा क्या, ये हमको देता है, एक तो दे देगा हमको एस्टेटाइन प्लस NaOH, सॉरी एक तो हमको मिलेगा एसिटिक एसिड, उसके साथ में NaOH मिलेगा।
सोडियम एसिट्रेट है ना, सोल्ट है, सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज कर दीजिए। एस्टेटाइन Na+, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे रहने दीजिए। CH3COO वीक एसिड, ऐसे रहने दिया। NH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग है, आयनाइज कर दिया। आप देख सकते हैं Na+ आयन और Cl- आयन जैसा रिएक्टेंट में वैसा कौन सा प्रोडक्ट में, इसका Na+ क्या बनेगा, स्पेक्टेटर। तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3COO प्लस H2O, इस हमने बना दिया है CH3COOH प्लस OH-। इसको देखिए क्या पता लग रहा है, वाटर से कौन रिएक्ट कर रहा है, अनाइन। इसका मतलब इस टाइप के सोल्ट हाइड्रोलिसिस को बोल दिया जाता है अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। इस टाइप का जो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस को बोलेंगे अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। आप ये भी देख सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो फ्री OH आयन प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूशन में फ्री OH आयन प्रेजेंट है तो उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा बेसिक नेचर। एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ऐसे बोल सकते हैं इसका जो pH वैल्यू है वो मोर देन 7 आएगा। और वैसे दिख रहा है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसका मतलब बेसिक नेचर बताएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक नेचर बताएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी वही पॉइंट, तीनों पॉइंट सबसे पहले हम बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड K। उसी टाइप से सोल्व करें, हम वही रिएक्शन लिख देते हैं। एसिटेटाइन रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से। आपको मिल क्या रहा है, एक तो आपको मिल रहा है CH3COOH प्लस OH आयन मिल रहे हैं ना। सबसे पहले हम इसका KH लिखें। इसका जो KH है, KH लिखा जाता है CH3COOH इंटू OH आयन अपॉन CH3। ये तो आ गया इसका OH, इसको बोल दिया नंबर 1। अब यहाँ पर वीक कौन है, बेस है ना, तो उसके एसिटिक एसिड का K भी लिखा जाएगा। तो एसिटिक एसिड का K हम कितनी बार लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, एस्टेटाइन इंटू H+ आयन अपॉन CH3COOH देता है हमको। इसको बोला हमने सेकेंड नंबर। ठीक है, वाटर के लिए KW, ये भी आप जानते ही हैं, KW इक्वल टू क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH आयन का कंसंट्रेशन, ये थर्ड नंबर हो गया। फिर मैं आपसे क्या बोलता हूँ, आपसे बोला हूँ आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो। आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देखो, फर्स्ट आपके पास आ जाता है। इसका मतलब अगर 1 2 3 को देखें तो हमारे पास रिलेशन आता है फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 3 से अगर देखें तो हमारे पास रिलेशन आता है KH इक्वल टू आता है KW अपॉन K। ये फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। इसका A पॉइंट हो गया। B पॉइंट बताता हूँ, इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H निकालना है, बिल्कुल वही तरीका है। CH3COOH एसिटाइन अनायनिक हाइड्रोलाइसिस है, वाटर से रिएक्ट करके ये हमको दे रहा है। तो CH3COOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट है OH आयन। सर वैसे ही जब T इक्वल टू 0 है तो आपने C ले लिया है, ये 0 होगा और ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम C माइनस CH, इसको हमने लिख दिया CH और इसको हमने लिख दिया CH। हमको KH लिखना है, KH क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या लिखा हमने, CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H। सेम C से C कैंसिल हो गया तो KH इक्वल टू आ जाता है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। और H इज लेस देन 1 माइनस H को आप क्या लिखें, अप्रोक्स 1। तो KH इक्वल टू आ जाता है CH स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गया। अगर यहाँ से हम H की वैल्यू निकालें तो यहाँ से जो H है, H इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, KH अपॉन C, ये अंडर रूट। यहाँ तक पहुंच गया। H इक्वल टू आ रहा है KH अपॉन C। आप ये भी लिख सकते हैं, KH की जगह आप ये लिख दीजिए KW अपॉन KA इंटू C। ये लीजिए, ये इसके H का फॉर्मूला बन जाता है। ये B पॉइंट हो गया। इसका C पॉइंट निकालते हैं। pH ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का pH देख लेते हैं, pH कितना होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन के pH के बारे में बात कर लेते हैं। तो pH के लिए आपको H+ OH चाहिए। इसके पहले वाले में H+ आयन प्रेजेंट था, इसके अंदर OH आयन प्रेजेंट है। और जो फ्री OH आयन है वो क्या था, CH।
सी की जगह सी रखा, एस की जगह ये रख देता हूं मैं KW अपॉन A इंटू सी, इसका पावर है 1/2। इसको अगर सोल्व करें तो ये बन जाता है KW इंटू सी अपॉन KA, इसका पावर 1/2। लॉग ले लेते हैं इसके लिए, इसका लॉग लिया तो लॉग OHN इक्वल टू 1/2 लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग K, बिल्कुल एग्जैक्टली वो का वही है। और मैं चाहूँ तो अब माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला आ जाता है POH इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इससे तो OHN है ना, तो OHN से हम क्या बना देंगे POH, इससे तो POH निकाल लेते हैं। तो इसका जो POH है चलो सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने से मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है माइनस लॉग OHN इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग KW माइनस लॉग C माइनस माइनस प्लस लॉग K। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इसकी जगह लिखा मैंने POH, तो मेरे पास आ गया POH इक्वल टू PKW 14 अपॉन 2 क्या, तो ये बनेगा 7, ठीक है 7। ये क्या लिखा हुआ है ये प्लस लॉग K है ना, इसकी जगह लिखा जाएगा माइनस PK अपॉन 2 माइनस 1/2 लॉग C। ये हमारे पास POH आ गया। अगर हमको PH लाना है तो PH क्या लिखा जाएगा 14 माइनस POH लिखेंगे ना, तो इसको 14 में से माइनस करें तो PH का फॉर्मूला बन जाता है PH इक्वल टू 14 में से माइनस करें ये बनेगा 7 प्लस PK अपॉन 2 प्लस 1/2 लॉग C। ये लीजिए इसके PH का फॉर्मूला बन गया है। ये हमने आपको थर्ड टाइप का सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बता दिया है, ठीक है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ भी ले लेते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के टाइप के सोल्ट की हाइड्रोलाइसिस स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट के एग्जांपल देखो। इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया अमोनियम एसिटेट CH3COONH4। ये हमारे पास एक वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है। और ले लेते हैं NH4Cl हमने ले लिया है, ठीक है। एक हम ले लेते हैं AgCN क्या AgOH और SN से मिलकर बना हुआ है, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। एक हम और ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एक और ले लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके शुरुआत करते हैं। हमने CH3COONH4 ले लिया है, सोल्ट है, हाइड्रोलाइसिस का वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो हमको देता है, एक तो हमको मिलेगा CH3COOH प्लस NH4OH। यहाँ तक पहुंच गए। सोल्ट है 100% आयनाइज होगा NH4, तो इसको अपन ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, एसिटाइन प्लस NH4 प्लस आयन प्लस H2O। इससे हमको मिला है CH3COOH प्लस NH4OH। यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। आप देख रहे हैं वाटर से कौन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कटायन आयन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोल दिया जाता है नोन एज कटायनिक अनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें ना तो फ्री H प्लस N प्रेजेंट है ना फ्री OH N प्रेजेंट है। तो जो वीक एसिड वीक बेस का जो सोल्ट का सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट
न्यूट्रल मतलब इसका जो पीएच है ना वो अप्रोक्स 7 होता है, 7 के नियर बाय होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो वीक एसिड वीक बेस लिया है ना उसमें से के और केबी में से कौन ग्रेटर है, ये उसी से पता लग जाता है। ठीक है, अब इसमें भी सेम उसी टाइप से रिलेशन वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें भी ए पॉइंट हम देख रहे हैं, ए हम ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन KH, KA, KB एंड KW, इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो CH3 COO एस्टेटाइन प्लस NH4 प्लस वाटर, इसे हमने बना दिया है CH3 COOH प्लस NH4OH, हमने ये बना दिया है। सबसे पहले हम इसके लिए KH लिखें। इसका जो KH हमारे पास आता है, KH इक्वल टू आता है CH3 COOH इंटू NH4OH अपॉन एसिटाइन इंटू अमोनियम आयन। ये तो आ गया हमारे पास में KH नंबर 1। वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसको देख के उसका K अगर लिखूं मैं तो उसका K लिख दिया जाता है एस्टेटाइन इंटू H प्लस आइन अपॉन CH3 COOH, ये सेकंड नंबर आ जाता है। इस वाले केस में एसिड बेस दोनों वीक है तो K लिखा तो Kb भी लिखा जाएगा। इसका Kb अगर लिखें तो इसका Kb आता है NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, इसको हमने लिख दिया थर्ड नंबर। और वाटर का KW लिखें, इसका KW आता है वाटर के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH का कंसंट्रेशन, इसको बोल दिया हमने फोर्थ नंबर। ठीक है, अब आप ये काम करें, आप इक्वेशन नंबर जो फोर्थ है, इक्वेशन नंबर फोर्थ को डिवाइड करें किससे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB, ये इसका फॉर्मूला आता है, याद कर लेना अच्छे से। इसका एक पॉइंट हो गया। इसमें बी पॉइंट हम ले लेते हैं। इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अब हम देखते हैं वीक एसिड वीक बेस का जो सोल्ट है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा। रिएक्शन लिखे पहले तो एस्टेटाइन प्लस NH4 प्लस H2O है, इस हमने बना दिया है CH3 COOH प्लस NH4OH हमने ले लिया है। T इक्वल टू 0 पर इसको C लिया, इसको भी C ले लेते हैं, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम पे C माइनस CH, इसको लिखा जाएगा CH, इसको लिखेंगे हम CH। हम यहाँ से KH लिखें, अगर इसका KH लिखें तो KH इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट कौन रिएक्टेंट CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH का स्क्वायर। ठीक है, C माइनस CH का स्क्वायर होगा ना, तो इसको मैं से लिख देता हूँ ना, इसमें से मैंने C स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस H का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका कैंसिल हुआ। H इज लेस देन 1, ये आ जाता है KH इक्वल टू H स्क्वायर, या H अगर लिखें H इक्वल टू आता है रूट ऑफ KH, या इसको लिखा जा सकता है KW अपॉन KA इंटू KB। ये है, आप देख पा रहे हैं इसका जो H लिखा ना आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या कंसंट्रेशन आ रही है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम इसे लिख देते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस टाइप का मतलब वीक एसिड वीक बेस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्ट does not depend on concentration of salt। आपने सोल्ट का जो क्या कंसंट्रेशन लिया, सोल्ट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हमने आपको इसके बारे में समझा दिया है। ठीक।